हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू राकेश सर मैथ्स क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एस्टेट का पेपर नज़दीक आ गया है जो कि 5 और 6 जनवरी को कंडक्ट होना है। तो उसके लिए मैं ये सोच रहा था कि किस तरह का वीडियो बनाया जाए जिससे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कवर हो जाए और जो लास्ट ईयर का पेपर है वो भी हमारा कवर हो जाए। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने इस वीडियो में जो एस्टेट में पीआरटी लेवल पे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो, और उसके साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके हो सकते हैं वो मैंने इस वीडियो में डाले हैं। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिए, तभी आपको पता लगेगा किस तरह के क्वेश्चन उसने पूछे हैं और कैसे क्वेश्चन हमें प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, तो ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और जो भी क्वेश्चन एस्टेट प्रीवियस पेपर में आया होगा उसके लिए यहाँ लिखा होगा एस्टेट 2017। तो ये पीआरटी लेवल 1 का जो है हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, तो पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें पूछा है श्रेणी में लुप्त पद यानी कि मिसिंग टर्म ज्ञात कीजिए। तो यहाँ इस तरह की एक सीरीज दी होगी और आपसे पूछा कि इस पोजीशन पर क्या आएगा। तो देखिए यहाँ आप इसमें सीरीज में देखिए, यहाँ एक से ये 3 हो गया यानी कि +2 हो रहा है। यहाँ 3 से 5 फिर से +2 हो रहा है। 5 से 7 फिर से +2। तो फिर 7 से क्या होना चाहिए, +2 करेंगे तो हमारा यहाँ 9 आना चाहिए ऊपर। तो 9 इस ऑप्शन में भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर नहीं हो सकती। ठीक है, तो उसके बाद नीचे देखते हैं कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। यहां 2 से क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 दूनी 4 बना। फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 बना। 8 को 2 से 16, 16 को 2 से करेंगे तो यहां आएगा 32। तो ऊपर आ रहा है 9 और नीचे आ रहा है 32। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का जवाब रहेगी, यानी कि 9/32 इसका आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए लिखा है श्रेणी का अगला पद यानी कि नेक्स्ट टर्म क्या होगी। तो यहां पर अगर हम क्वेश्चन करें तो हमें इसको कैसे जज करना है। अगर कोई सीरीज आती है आपको नहीं पता लग रहा है तो आपने क्या करना है, दो सीरीज का गैप देखना है। इसमें और इसमें देखिए कितने का गैप है, 3 का गैप है। फिर इसमें और इसमें देखो कितने का गैप आ रहा है, 5 का गैप आ रहा है। फिर इसमें और इसमें 7 का गैप है। यहां पर 9 का गैप है। तो यहां पर क्या आएगा, तो देखिए आप गैप अगर आप देखेंगे, अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो आप उस सीरीज का गैप देख लें। तो यहाँ गैप देखिए दो दो इंक्रीज हो रहा है इसमें, 3 से 5 हुआ, फिर 7 से 9, 9 से फिर यहाँ 11 होगा। तो 24 में अगर अब हम 11 ऐड करेंगे तो हमारी ये वाली टर्म आ जाएगी। तो वो कितनी बन रही है हमारी, 35। तो 35 हमारा इसका जवाब रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा परसेंटेज का है, जो कि एस्टेट 2017 में पूछा गया है। यदि किसी वृत्त यानी कि सर्कल की त्रिज्या, त्रिज्या क्या होता है, रेडियस, 50% कम कर दी जाए तो वृत्त के क्षेत्रफल यानी कि उसके एरिया में कितने प्रतिशत यहां कमी हो जाएगी। कितने प्रतिशत की वो है कमी हो जाएगी। ऑप्शन 100%, 75%, ये परसेंटेज में दे रखे हैं। ठीक है, तो आपने अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो कैसे करना है। सर्कल का जो रेडियस है वो 50%। तो 50% का मतलब क्या होता है दोस्तों, जब भी ये परसेंटेज का साइन हटेगा आपने नीचे क्या लगाना है, 100 लगाना है। ठीक है, परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब ही होता है पर 100। ठीक, परसेंटेज हटा के नीचे लगा दिया। अब इसको हम काटेंगे तो ये हमारा कितना आ रहा है, 1/2। ठीक है, याद रखना दोस्तों, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, ओरिजिनल वैल्यू होती है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में उसने कहा कि अगर वृत्त का रेडियस जो है, त्रिज्या जो है, 50% कम कर दिया जाए, तो इसका मतलब ये है कि ओरिजिनल रेडियस अगर 2 है तो उसे 50% कम कर देंगे। तो 2 का आप 50% निकालोगे तो वो 1 आएगा। ठीक है, तो आप इस फ्रैक्शन को ही ध्यान से देखिए, यहां से काफी सारे क्वेश्चन आपके सोल्व होंगे। तो आपने क्या करना है, 2 का 50% कितना आएगा, 1। तो 2 का 50% हमने निकाला 1, यानी कि पहले रेडियस हमारा कितना था, 2 था, अब रेडियस कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो अब उसने पूछा कि क्षेत्रफल यानी कि एरिया में कितना फर्क पड़ेगा। तो आपको पता है कि एक सर्कल का जो एरिया होता है यानी कि क्षेत्रफल होता है वो होता है πr², यानी कि रेडियस की वैल्यू दो का स्क्वायर करते हैं और जो कांस्टेंट वैल्यू है वो इसमें कट जाएगी। तो ये हमारा क्या है, रेडियस है। तो एरिया कैसे निकलेगा, इस रेडियस का आपने स्क्वायर करना है। ठीक है, आप सोच रहे होगे ये पाई कहाँ गया, तो याद रखना दोस्तों, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है पाई वो आपकी कट जाती है, क्योंकि पाई इधर भी आएगा और इधर भी आएगा। अगर मैं इसको रेशियो में यानी कि अनुपात में लिख लूं तो पाई दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो गया, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो गया। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले एरिया था वो 4
था और अब वो एरिया 1 हो गया, तो कितना कम हो गया? एरिया 3 कम हो गया। हमेशा नीचे वाली जो ओरिजिनल वैल्यू है लेफ्ट वाली, उसको हमेशा नीचे रखना है। यानी कि एरिया पहले 4 था, अब 1 हो गया, तो डिफरेंस कितना आया? 3 का। ओरिजिनल एरिया कितना था? 4। और परसेंटेज में पूछा है तो इसके लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 4 से काटेंगे 25, 75% इसको ऑपरेट करके आएगा, तो 75% जो है वो एरिया कम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 20 का जवाब रहेगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन को आपने ऐसे किया। मैं अभी आगे और एग्जांपल भी बताऊंगा जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, वहां पर हम फ्रैक्शन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। यहां पर स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि एरिया की बात कर रहा था और एरिया में रेडियस का स्क्वायर होता है, इसलिए आपने इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यदि किसी आयत, आयत मतलब रेक्टेंगल की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए तथा इसकी चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए, तो क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, तो आपको लग रहा होगा कि 20% तो यहाँ पर वृद्धि हो रही है, वृद्धि मतलब बढ़ा दी, और 20% उसको कम कर दिया तो क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखने से ऐसा लगेगा, पर ऐसा नहीं करना आपने, ये गलत होगा। रेक्टेंगल यानी कि आयत, आयत कैसा होता है? इस तरह का रेक्टेंगल यानी कि आयत होता है, ये लंबाई ये चौड़ाई। अगर बात करूं इसके एरिया की, तो लंबाई गुना चौड़ाई ये इसका एरिया होता है। उसने बोला यदि इसकी लंबाई 20%, तो अभी मैंने बताया था 20% को आप ऐसे बटे 100 करके लिख लें, ये कितना आएगा? 1/5। ठीक है, तो 20% उसने बोला वृद्धि, वृद्धि करें तो आप याद रखना ऊपर वाली वैल्यू को इसमें ऐड करना है। ठीक है, 5 का अगर आप 20% निकालोगे तो 1 आएगा। वृद्धि बोले तो ऊपर वाले को ऐड करना है, कमी बोले तो ऊपर वाले को माइनस करना है। तो अब मैं इसको कैसे लिखूंगा? देखो फ्रैक्शन मेथड से, यानी कि जो लंबाई है, लंबाई ओरिजिनल हमारी 5 थी, उसमें 1 बढ़ा दिया तो अब वो कितनी हो गई? 6 हो गई। ठीक है, बात करें चौड़ाई की, चौड़ाई में बोला 20% की कमी, तो फिर से 20% को लिखूंगा तो ये 1/5 आएगा। ठीक है, ऊपर करके दिखाया मैंने। तो कमी अब की बार बोला है यहां पर 20% कमी, तो ऊपर वाली वैल्यू माइनस, यानी कि 5 से कोई चीज 1 माइनस कर दे तो वो कितनी रह जाएगी? 4 रह जाएगी। ठीक है, अब ऑपरेट कैसे करना है? देखो क्षेत्रफल कैसे आएगा भाई? क्षेत्रफल अभी मैंने बताया कि जब लंबाई की गुणा चौड़ाई से करेंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा, तो इन दोनों की हमने प्रोडक्ट करनी है। तो इसकी इसकी प्रोडक्ट कर दो, कितना आ जा रहा है? 25। इसकी प्रोडक्ट करो, कितना आ रहा है? 24। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ भाई कि पहले एरिया 25 था, अब एरिया 24 हो गया, यानी कि हमारा एक कम हो गया। कितने पर? ओरिजिनल वैल्यू पे, मल्टीप्लाई बाई 100, तो 25 चौके 100, यानी कि 4% की कमी हो गई हमारे एरिया यानी कि क्षेत्रफल में। तो जवाब कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर 20 का आंसर बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये फ्रैक्शन मेथड है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए लिखा है, यदि किसी गोले यानी कि स्फीयर की त्रिज्या यानी कि रेडियस में 50% की कमी कर दी जाए तो इसके आयतन यानी कि इसके वॉल्यूम में कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, अब देखो दोस्तों, मैं आपको इस एग्जाम में आपको क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने ये आपको बता रहा हूं कि आपने अगर फॉर्मूला देखें इसका, अभी मैंने सर्कल का क्वेश्चन कराया था, सर्कल का एरिया आपको पता था πr² था सर्कल का एरिया। ठीक है, लेकिन अगर आपको स्फीयर का आयतन का फॉर्मूला नहीं पता, तब उस सिचुएशन में क्वेश्चन कैसे करेंगे? तो आपने क्या करना है? 50%, 50% इसका फ्रैक्शन बना देना है। फ्रैक्शन यानी कि इसको भिन्न में कन्वर्ट कर लेना है, ये आएगा 1/2। ठीक है, अब 50% कमी, इसे देखना है ये क्या लिखा होगा। कमी लिखा है तो यहां पर माइनस लगाने, तो अब क्या लिखना है? पहले 2 था रेडियस यानी त्रिज्या, तो 1 कम होके कितना रह गया? 1। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता तो दोस्तों ये याद रखना एग्जाम में, अगर एक वैल्यू दे रखी है और क्षेत्रफल की बात करें तो इस वैल्यू का 2 बार इस्तेमाल करना है। अगर आयतन की बात करें, अगर क्षेत्रफल दे रखा होता तो मैं इतना कर लेता। याद करो एरिया वाला क्वेश्चन कराया था, एरिया वाले क्वेश्चन में क्या होता? ये 4 हो जाता और ये 1 हो जाता। तो आपने देखा पीछे यही बात आई थी, वहां यहां 4 लिखा था और यहां 1 था, डिफरेंस 3/4 गुना में 100। ठीक है, लेकिन अगर आयतन आ जाए तो आयतन में इस चीज को हमने कितनी बार इस्तेमाल करना है? 3 बार, क्योंकि आयतन जो होता है वो 3 डायमेंशनल होता है। ठीक है, इसके लिए मैंने पहले वीडियो डाल रखा है जिसमें मेंसुरेशन के फार्मूले समझा रखे हैं, तो आप वहां देख सकते हैं। तो यहां आयतन आ जाए तो वैल्यू को 3 बार इस्तेमाल कर लें। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर दे, 2 दूनी 4 दूनी 8, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1। इसका मतलब ये हुआ भाई कि वॉल्यूम जो है आरंभ में यानी कि ओरिजिनली 8 था, अब वो 1 हो गया, तो कितना कम हो गया? 7।
कितने पे? ओरिजिनल वैल्यू पे, मल्टीप्लाई बाई 100। तो 4 दूनी 8, 4 25 100। ठीक है, इसको ऑपरेट करेंगे तो 175 अपॉन में 2, ये आ जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 87 सही 1/2%। और ये ज्यादा से कम की तरफ आए तो हम इसको बोलेंगे कमी। अगर ये वैल्यू बड़ी होती, 8 से मान लो ये 10 होता, तो फिर मैं बोलता वृद्धि। तो 87 सही 1/2% कमी इसका जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें लिखा है यदि राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। दोस्तों ये भी परसेंटेज का एक क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट में ध्यान रखना है, इधर अगर अधिक लिखा होगा तो इधर कम लिखा होगा, इधर अगर कम लिखा है तो इधर अधिक लिखा होगा। ये स्टेटमेंट की पहचान है। और ये ऐसे ना आके किसी दूसरे लैंग्वेज में भी आ सकती है कि यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो खपत में कितने परसेंट कमी करें कि कुल खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पर इस तरह का सीक्वेंस बन रहा है तो आपने क्वेश्चन का क्या करना है, पूरी स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पहली लाइन पढ़ो कि यदि राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है, केवल इतना पढ़े। 25% अधिक है तो जितनी अधिक है वो आप ऊपर लिख लें, अधिक है तो 100 में 25 को जोड़ दें। ठीक है, अगर यहां होता 25% कम तो आप ऊपर 25 लिखते, नीचे 100 माइनस 25 यानी कि 75 लिखते। अगर कम हो तो नीचे 100 में से घटा दें, अधिक है तो 100 में जोड़ दें। और कितने प्रतिशत पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई कर दें आप इसको 100 से। तो 25 पंजे 125, 5 दूनी 10, 0। तो आंसर आ गया इसका 20%। ठीक है, तो 20% ऑप्शन नंबर डी इसका जवाब रहेगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं या आप इसको ऐसे करें, फ्रैक्शन से बनाऊं तो 25% कितना होता है, 25/100 यानी कि 1/4। इसको मैं 1/4 कह सकता हूं। अधिक है तो ऊपर वाली वैल्यू को ऐड करना है। तो अब देखो इसको लिखना कैसे है, नीचे वाली वैल्यू को लिख लो सबसे पहले। अब अधिक है तो ऊपर वाली वैल्यू को ऐड कर दो और यहां लिख दो। दोनों का डिफरेंस कितने का, 1 का, बटे में नीचे वाला नंबर और गुना में 100। ठीक है, तो इसको काटेंगे तो आंसर अगेन हमारा कितना आ रहा है, 20%। ठीक, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ध्यान दे, वृद्धि है तो ऊपर वाला प्लस होगा, कमी है तो ऊपर वाला माइनस करना है। नीचे वाली वैल्यू फिर से लिखनी है, वृद्धि है तो ऊपर वाली जोड़ के नीचे लिख दो, लेकिन बटे में हमेशा ये नीचे वाला नंबर लिखना है, इस बात को याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका स्टेट में पूछा हुआ है, 0.96 अपॉन में 0.48, 0.96 अपॉन में 4.8 किसके बराबर होगा। तो देखिए जब ये वाला पॉइंट हटेगा तो इसके नाम का 10 ऊपर आएगा, ये वाला पॉइंट हटेगा तो इसके नाम का 100 नीचे आ जाएगा। 48 दूनी 96, इस जीरो से ये कटा, ये आ गया 2/10 विच इज इक्वल टू 0.2। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्टेट में आया हुआ है, यदि x/28 बराबर है 63/x हो तो x का मान क्या होगा। जब भी दो वैल्यूज ऐसे आमने सामने हो तो वो सोल्व कैसे होती है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इससे कितना आएगा, x², और इसकी मल्टीप्लाई इससे तो कितना आएगा 63 इंटू में 28। ठीक, तो अब एग्जाम में आपको ये मल्टीप्लाई करने पे टाइम वेस्ट नहीं करना, आपने क्या करना है, इस स्क्वायर को हटाएंगे तो स्क्वायर जब भी हटेगा तो ये उधर जाके क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल बन जाएगा। याद रखना, इस स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या बनेगा, स्क्वायर रूट। अब इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, कैसे करना है, इसके दो फैक्टर बनाओ, 9 7 जा 63, और इसके भी दो फैक्टर बनाओ, 7 4 जा 28। आपने क्या करना है, इसके फैक्टर बना लेने हैं। अब फैक्टर बनाओगे तो आप मुझे बताइए, इस 9 का स्क्वायर रूट वर्गमूल निकालोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। इस 4 का वर्गमूल निकालोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। ये 7 और ये 7 कितना दिख रहा है आपको, 49 दिख रहा है, और 49 का वर्गमूल स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, तो 7 दूनी 14 3 42, 42 इसका जवाब रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्वायर रूट से रिलेटेड है, आपका वर्गमूल से रिलेटेड है। तो इसको बोल रहा है कि ये किसके बराबर होगा, इसको सोल्व करेंगे। तो दोस्तों याद रखना, आप जब भी हम इसको सोल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन हमारा राइट साइड से यानी कि इधर से सोल्व करना है आपने। ठीक है, इधर से नहीं करना, इधर से करना है। तो आप जब इसको सोल्व करेंगे तो आप मुझे एक छोटी सी बात बताएं, अगर मैं सिर्फ इतना दिखाऊं तो आपको क्या दिख रहा है, 49, और 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है, सभी को मालूम है वो 7 होता है। ठीक है, अब बात करें इस पॉइंट की, तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, यहाँ पर 4 डिजिट है। तो जब भी ये सोल्व होगा तो 4 का आधा कितना, यानी कि 2। तो हमारे आंसर में डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएंगे, 2 डिजिट आएंगे। यानी कि इसको सोल्व करने से हमारा जो आंसर बनेगा दैट इज 0.07।
ठीक है, याद रखना, अगर दशमलव के बाद डेसिमल के बाद 4 डिजिट हैं तो आंसर में 2 डिजिट आएंगे। अगर डेसिमल के बाद 6 डिजिट हैं तो आंसर में 3 डिजिट आएंगे, यानी कि उनके आधे। डेसिमल के बाद अगर 2 डिजिट हैं तो आंसर में डेसिमल के बाद 1 डिजिट आएगा। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को याद रखना। अब ये हमारा क्या बन गया, 0.07, इसको सोल्व कर लिया हमने, और इधर से हमारा ये लिखा हुआ है, तो अब इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 0.09, इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, तो अब आपने कैसे करना है, मैंने अभी बताया था कि अगर सिर्फ इतना देखें तो 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो 3 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं तो हमारा जो आंसर आएगा उसमें डेसिमल के बाद 2 का आधा यानी कि 1 डिजिट होगा, तो आंसर बिकम्स 0.3। तो ऑप्शन 20 का जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी से रिलेटेड है, फटाफट करते हैं इसको। देखिए यहां भी स्क्वायर रूट में है, तो 0.25 आंसर कितना आएगा दोस्तों, 0.5। बताया था 25 का वर्गमूल 5, 2 अंक हैं तो आंसर में 1 अंक। ठीक है, नीचे 9 का वर्गमूल कितना आएगा, 3। दशमलव के बाद 4 है तो आपके डेसिमल के बाद कितने आएंगे, 2 अंक आएंगे, इनटू में 0.09, इसका आंसर कितना आएगा, 3, और डेसिमल के बाद 2 तो फिर 1 यहां से आएगा। 36 का कितना आएगा, 6, और 2 अंक हैं तो फिर 1 यहां से आएगा। ठीक है, अब देखो इसके डेसिमल से इसका डेसिमल कैंसिल। ठीक, इसका डेसिमल हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 10 आएगा। इसका डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर कितना आएगा, 100 आएगा। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रही है। अब इससे कटाइए, ऊपर कितना बच रहा है हमारा 50, और नीचे हमारा कितना बच रहा है 3। ये डेसिमल कहाँ गई, ये मैंने हटा दिए, इसका डेसिमल का 100 ऊपर लगा दिया और इसके डेसिमल को हटा के 10 नीचे लगा दिया, तो ये आ गया हमारा 50/3। और यहां पर ये भी बचा हुआ है, इसको भी आप लिखें, ये रह गया, ये 3/6 भी इसके साथ में बचा हुआ है। हमने क्या किया, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर ली 50, ये वाला 3 नीचे लिख दिया, तो ये 3/6 भी रहता है, तो इसको भी काट दो। ठीक है, 2 3 6, 2 25 50, तो 25/3 कितना आएगा, 8 सही 1/3, तो जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ऑपरेट करना है, वैसे ये यही काट लेने चाहिए थे, कोई बात नहीं, इसको आप देख लेना फिर से। ठीक, 8 से 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से वर्गमूल से रिलेटेड है, 1296 का वर्गमूल बटे में x बराबर है x बटे 2.25। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम 1296 का स्क्वायर रूट निकालते हैं। देखिए इसको निकालने की शॉर्ट ट्रिक होती है, लेकिन अभी समय कम है, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं दूसरा तरीका बता देता हूँ। अगर कोई भी नंबर आपके पास ऐसा आ जाए जिसका स्क्वायर रूट निकालना है, और आप क्या करें, उसको ऐसे टुकड़ों में ब्रेक करना शुरू कर दें। ठीक है, अब टुकड़ों में ब्रेक करेंगे तो मैं इसको 4 से काट लेता हूं, 4 से कट रहा है, 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 चौके 16। ठीक है, अगर आपको स्क्वायर पता है तो ये देखिए 18 का स्क्वायर यहां पर आ गया, लेकिन फिर भी अगर नहीं पता तो इसको फिर से काटिए, 4 8 32, 4 एकम 4। अब आप मुझे बताइए, इस 1296 को मैं 4 गुना 4 यानी कि 16 गुना 81 लिख सकता हूं। ठीक है, लिख सकते हैं। अब 16 का अगर स्क्वायर रूट निकालू तो कितना आएगा, 4 आएगा। 81 का स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल निकालो तो कितना आएगा, 9 आएगा। और इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। यानी कि 1296 जो है उसका अगर मैं वर्गमूल स्क्वायर रूट निकालू तो कितना आएगा, 36। तो ऐसे आप फैक्टर बना के इसको कर सकते हैं। अब क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, 36 अपॉन में x इक्वल टू x इंटू एक्स अपॉन में 2.25। ठीक है, तो इसको मैंने सोल्व कर लिया। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बनेगा, एक्स स्क्र इक्वल टू 36 इंटू 2.25। ठीक है, फिर स्क्वेयर हटाएंगे तो क्या बनेगा, स्क्वेयर रूट बन जाएगा, 36 इंटू में 2.25। अब 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। 225 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा, क्योंकि 15 15 225 होते हैं। लेकिन डेसिमल आ गया, दशमलव के बाद 2 अंक हो, तो मैंने बताया था दशमलव के बाद आंसर में 1 अंक होगा। ठीक है, तो इसको 1.5 लिखेंगे, तो इसको हमने सोल्व कर लिया। इस पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे क्या आएगा, 10 आएगा। 5 तिये 15, 5 दूनी 10, 2 तिया 6, और आंसर कितना आ रहा है हमारा, 9 आ रहा है। तो देखिए इसके ऑप्शन में लिखा हुआ है 9, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका जवाब रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से स्क्वायर रूट से रिलेटेड है। बताया था मैंने, अगर स्क्वायर रूट में अंदर स्क्वायर रूट आ रहा है तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा राइट साइड से सोल्व करते हैं। और अगर मैं पूरा क्वेश्चन सिर्फ इतना दिखाऊं आपको, तो आपको पता है 81 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है, 9 होता है। ठीक है, अब ये 9 इस वाले 9 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना बनेगा, 81। 81 का स्क्वायर रूट फिर से निकालूंगा तो आंसर कितना आएगा, 9। अब ये 9 इस 40 में जब प्लस होगा तो ये बनेगा हमारा 49 का स्क्वायर रूट, तो आंसर बिकम्स
7। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका जवाब रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 7+7+2√10 का वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट क्या होगा, यानी कि क्वेश्चन आपसे इस तरह का सब पूछे जा रहा है। तो आपको बता दूं दोस्तों, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन आपको कैसे करना है। पहले तो पहचान देखो, स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल के अंदर वर्गमूल होना चाहिए, और यहां पर ये दो लिखा होना चाहिए। ठीक है, अगर ये नहीं है तो वो लेके आना है। आगे मैंने इसके एग्जाम्पल रखे हैं। अब करना कैसे है, इस नंबर के ऐसे दो फैक्टर बनाओ, दो टुकड़े बनाओ कि जिनकी मल्टीप्लाई करूं यानी कि 5 दूनी करूं तो 10 आ जाए, और जिनको ऐड करूं तो ये वाला नंबर आ जाए। देखो 5 और 2 को ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। अगर आपको ऐसे दो टुकड़े मिल जाते हैं तो आपका आंसर क्या होगा, बड़े वाले नंबर पे स्क्वायर रूट रख दे, प्लस है तो प्लस लगा दे, फिर छोटे वाले नंबर पे स्क्वायर रूट रख दें, तो ये आपका जो है ये आंसर आ जाएगा √5 + √2। मैंने बताया इस नंबर के ऐसे दो टुकड़े मल्टीप्लाई करके ये आ रहा हो, ऐड करने से ये वाला नंबर आ रहा हो, यहाँ दो होना चाहिए, बड़े नंबर पे रूट लगा दो, फिर छोटे पे रूट लगा दो, प्लस है तो बीच में प्लस, माइनस है तो माइनस, तो ऑप्शन डी इसका जवाब रहेगी। इस क्वेश्चन के लिए देखिए 12 - √140 का वर्गमूल क्या होगा। अब इसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमारी ट्रिक तो फेल होगी भाई, क्योंकि यहाँ पर दो तो लिखा ही नहीं हुआ, स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट है पर दो नहीं है। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप इसको क्या लिख ले, इसको हम 4 × 35 लिख सकते हैं। किसको, 140 को। कैसे लिखेंगे इसको, इसको आप 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने पे जा रहा है, 35 पे जा रहा है, तो 4 × 35 करके आपने लिख देना है। 4 से क्यों किया, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट हमें क्या देगा, 2 देगा, और ये वाला नंबर है क्या, एज इट इज, और ये हमारा 12 आगे का सेम पार्ट। तो देखिए इस 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो बाहर 2 आ जाएगा, ये 35 हमारा फिर से वही है। तो अब देखिए फिर से वही इस्तेमाल करते हैं, 7 पंजे 35, तो 7 और 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आ रहा है, और ऐड करेंगे तो 12 आ रहा है। तो आंसर क्या लिखना है, √7 - √5। बताया था माइनस हो तो माइनस, प्लस हो तो प्लस, तो आंसर बनेगा √7 - √5, ऑप्शन नंबर बी। ये उसी क्वेश्चन की थर्ड टाइप है कि 14 + 6√5 का वर्गमूल क्या होगा। तीसरी टाइप का क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको करने के लिए मुझे क्या चाहिए, देखो यहाँ 2 से ज्यादा है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 2 × में 3√5। ठीक है, मैंने इस 6 को लिखा 2 × 3√5, तो ये 2 तो हमें चाहिए, यहाँ पर इस 3 को अंदर भेज दो तो क्या बनेगा, 14 + 2, और जब ये 3 अंदर जाएगा तो ये 9 बनेगा। ठीक है, इस बात को याद रखना। कैसे, अगर 9 का स्क्वायर रूट लोगे तो फिर से बाहर 3 आएगा ना, तो ये 3 तभी तो बनेगा, तो ये अंदर 9 हो जाएगा, तो ये बन गया हमारा 14 + 2√45। ठीक है, अब ऐसे दो टुकड़े हमें लेके आने हैं जिनका प्रोडक्ट तो हमारा 45 आ जाए, और जिनको ऐड करें तो हमारा कितना आ जाए, यहां पर 14 आ जाए, और या ऐड करने से 14 आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे दो टुकड़े जो हमारे पास बनेंगे वो क्या बन रहे हैं, 9 पंजे 45, तो 9 × 5 करेंगे तो 45 आ रहा है, और ऐड करेंगे तो फिर से क्या आ रहा है, 14 आ रहा है। तो अब आपने करना क्या था, √9 + √5, और इसको क्या लिख सकते हैं, 3 + √5। तो देखिए कहीं दिखा है ऐसा, 3 + √5, तो ये लिखा हुआ है 3 + √5। ठीक है, यहाँ धोखा मत खाना, यहाँ पर √3 लिखा हुआ है, तो 3 + √5, ऑप्शन सी इसका जवाब होगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें हमें दिया हुआ है -17576 का घनमूल। इस क्वेश्चन को अगर लिखा जाएगा तो ये ऐसे भी आ सकता था, यहाँ पर ये छोटा सा 3 लिखा होगा, ये है हमारा घनमूल का साइन। तो बोल रहा है इसका घनमूल, जिसे क्यूब रूट बोलते हैं, इसका घनमूल यानी कि क्यूब रूट क्या होगा। ठीक है, तो अब इसको मैं एक ट्रिक से करवा रहा हूं आपको। तो देखिए जब इसका घनमूल निकालना है तो आप देखिए क्वेश्चन में जो लास्ट नंबर है वो कितना है, 6 है, और घन हम देखें यानी कि क्यूब अगर देखें तो 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27, ये 2 का क्यूब का मतलब 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपको ये 10 तक के नंबर के मैंने यहाँ लिखे, ये याद होने चाहिए। अगर ये याद है तो क्वेश्चन बड़ा फास्ट होगा। कैसे, लास्ट डिजिट 6 है, तो आप मुझे बताइए किस नंबर का क्यूब करूं कि 6 आएगा, तो आपके पास जवाब है कि 6 का क्यूब करेंगे तो 6 आएगा, यानी कि इससे हमारे जो आंसर का लास्ट पार्ट बनेगा वो कितना बनेगा, 6 बनेगा। ठीक है, क्यूब रूट है तो फिर पीछे से क्या करो, आप 3 नंबर को छोड़ दो, 3 नंबर को छोड़ेंगे तो बचेगा कितना, 17। 17 देखो इनमें से कहां पर आ रहा है, देखिए यहां पर 17 कहीं आया होगा,
8 से तो आगे आएगा और 27 से पीछे, कहीं 17 आएगा। तो 8 जो है वो किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है। तो ये वाला नंबर आप इसको आगे रख देंगे, माइनस था तो माइनस यहां पर आएगा। ठीक है, फिर से देखिए मैंने क्या बताया, लास्ट डिजिट देखने सबसे पहले वो किस नंबर के क्यूब में आएगा, जिस नंबर के क्यूब में आ रहा है वो वाला नंबर, यानी कि इसकी बात कर रहा हूं मैं, इस 6 की, ये आंसर का लास्ट पार्ट बनेगा। फिर उसके बाद पीछे से 3 डिजिट छोड़ के जो भी नंबर हमारा बच गया वो इसमें कहां पर आ रहा है, किस में आ रहा है, 8 और 27 के बीच में आ रहा है। तो 8 यानी कि नजदीक वाला नंबर, आपने छोटे वाला नंबर लेना है, तो 2 जो है वो इसका फर्स्ट पार्ट बनेगा। ठीक है, तो आंसर जो बनेगा माइनस का 26 इसका जवाब रहेगा। फिर भी अगर दिक्कत आती है तो आपको, जैसे मैंने स्क्वायर रूट बताया था, इसी तरह से आप इसको ऐसे टुकड़ों में तोड़ना शुरू कर दें और आप वो देख लें कि किसका आप क्यूब रूट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फ्रैक्शन यानी कि भिन्न से रिलेटेड है। यहाँ पर एक कंटिन्यूअस फ्रैक्शन यानी कि सतत भिन्न लिखी हुई है, जो एस्टेट में आया हुआ ये क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपने इसको कैसे सोल्व करना है, हमेशा नीचे से सोल्व करना है। मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/2। तो आप नीचे से सोल्व करेंगे, यानी कि आप इस पार्ट को सोल्व करेंगे। तो इस पार्ट को कैसे सोल्व करने, देखो 2 एकम 2 और प्लस है तो ये ऐड कर दो, 2 एकम 2 और एक कितना बन गया, 3/2। ठीक है, तो ये बन गया 3/2। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूं कि अगर आपके सामने ऐसे लिखा हो 3/2 करके, तो आप इसको कैसे सोल्व करोगे भाई, ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2/3 लिखेंगे जब इसको सोल्व करेंगे। तो यही बात मैं कहना चाह रहा हूं कि जैसे हमने इसको सोल्व कर लिया, 3/2 आ गया, अब ये बन गया 1/3/2। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो 2/3 बनेगा। ठीक है, तो इस बात को आपने कैसे याद रखना है कि जब भी ये लाइन आएगी तो आपका जो भी आंसर नीचे आया है उसको आप पलट के लिख दो, याद रहेगी ये बात। ठीक है, लाइन आते ही नीचे का आंसर पलट दो। अब क्या करना है, फिर से वही काम, 3 एकम 3 और 3 एकम 3 और 2, क्योंकि जब 1 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा 2/3 तो 2/3 रहेगा। तो अब आप इस 1 को भूल जाओ, अब ये ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन। अब आपका क्या बन गया, 1 प्लस 2/3। तो क्या करना पड़ेगा, 3 एकम 3 और 2 5/3, ये 5/3 आ गया। ठीक है, अब जैसे इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या बनेगा, 3/5 बनेगा, फिर से अभी समझाया था। ठीक है, अब इस 1 को भूल जाओ। अब क्वेश्चन क्या दिख रहा है, 1 प्लस 3/5 कैसे सोल्व करेंगे, 5 एकम 5 और 3 8/5। तो अब ऊपर तो कहीं और जाएगा नहीं, तो आंसर क्या बनेगा, 8/5। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर है। तो अभाज्य संख्या वो होती है जो एक से और अपने आप से डिवाइड होती है। तो बोला इनमें से कौन सी अभाज्य है। तो देखिए यहां पर आप डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाज्यता का नियम लगा सकते हैं। आप क्या करो, सिंपली इन डिजिट्स को ऐड करके देखो, 7 8 9, इसका टोटल कितना बन रहा है, 9, और 9 3 से कट रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर हमारा अभाज्य नहीं है। ठीक है, इसको देखो, 7 4 11 और 1 12, टोटल कितना बन रहा है, 12। तो डिजिट का टोटल हमारा 3 से कट रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर भी हमारा 3 से कट जाएगा, काट के देखेंगे 3 से कटेगा। ठीक है, यहां पर देखिए 9 4 13 और 1 14, यहां का टोटल नहीं कट रहा। इसको और देख लेते हैं, 9 10 और 5 15, यहाँ टोटल 15 है जो कि 3 से कट रहा है, तो ये भी हमारा क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। तो ये वाला टोटल नहीं कट रहा, तो हमारा जो आंसर बनेगा ऑप्शन सी बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये टोटल हमारा 3 से डिविजिबल नहीं है। और मैं यहाँ ऐड करके 3 से क्यों डिवाइड कर रहा था, क्योंकि यही है डिविजिबिलिटी रूल 3 के लिए। ठीक, अगर मैं इसकी डिटेल से बात करूं तो डिटेल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनमें सबसे बड़ा नंबर है 159। तो 159 से बड़ा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होता है वो होता है 169। ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जिसको हम क्या बोलते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्या जब एक ही नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई किया जाए। तो 14 इंटू 14 करेंगे तो कितना आएगा, 169। तो तरीका क्या कहता है कि अगर आपको प्राइम नंबर देखना है, अगर आपको ये तरीका नहीं समझ में आया, तो आपने क्या करना है, इस 14 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर हैं अभाज्य संख्या वो लिख दो। कौन कौन है, 2 3 5 7 11 13। इन सभी से आपने क्या करना है, इन ऑप्शंस को डिवाइड करना है। जोन जोन सी ऑप्शन डिवाइड हो जाएगी वो तो अभाज्य संख्या नहीं होगी, और जो ऑप्शन डिवाइड हो जाएगी वो तो हमारी जो है अभाज्य संख्या नहीं होगी, और जो डिवाइड नहीं होगी वो फिर से क्या होगी, हमारी अभाज्य संख्या होगी। तो इस तरीके से आपको डिटेल से इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका तरीका था।
अगला जो क्वेश्चन है आपका फ्रैक्शन यानी कि भिन्न से रिलेटेड है, और ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा कि निम्न में से कौन सी भिन्न यानी कि फ्रैक्शन सबसे बड़ी है। ठीक है, तो देखिए यहां पर ये ऑप्शन दे रखी है, बोल रहा है इनमें से सबसे बड़ी कौन सी है। तो अब आप इसको पॉइंट्स में नहीं लेके आओ, आप क्या करो, ऑप्शन ए में कितना है 1/3, ऑप्शन बी में कितना है 2/5। तो याद रखना दोस्तों, जब भी दो फ्रैक्शन ऐसे दे रखी हो, दो भिन्न दे रखी हो, इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, इसको चेक करने के लिए पॉइंट्स में मत लाओ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई आर पार की गुना, तो 5 एकम कितना आएगा 5, 3 दूनी कितना आएगा 6। तो देखो यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं बड़ा कौन सा, तो आपका जवाब होगा 2/5, यानी कि इन दोनों में ये वाला बड़ा है। लेकिन इसको अब मैं इससे चेक करूं, तो 4/7 से देखो करके, अब इसको छोड़ दो, ये जो पहले आया था उसको छोड़ दो, इसका तो रोल खत्म हो गया। इन दोनों को चेक करेंगे तो देखो 7 दूनी 14, 5 चौके 20, यहाँ 14 आ रहा है, यहाँ 20 आ रहा है, तो अब बड़ा कौन सा, ये वाला, तो अब इसको छोड़ दो, तो 4/7 हमारा बड़ा है। तो अब 4/7 को आपने चेक करना है 5/9 के साथ। ठीक है, तो करो 9 चौके 36, 7 पंजे 35, तो 36 और 35, तो बड़ा कौन सा दिख रहा है 4/7, तो ऑप्शन सी इसका जवाब रहेगी। तो ऐसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई से कंपेयर कर सकते हैं दो फ्रैक्शंस को। अगला क्वेश्चन फिर से फ्रैक्शन का, निम्न में से कौन सा सही है, कौन सा सही मतलब इन ऑप्शंस में से चेक करना आपने। तो आप कैसे चेक करोगे, देखो आ, इस एरो का मतलब ये होता है कि ये वाला बड़ा है और ये छोटा है। इसको मैं अगर बोल के बताऊं तो कहूंगा 3/4 बड़ा है 3/5 से, और 3/5 बड़ा है 2/3 से। ये चोंच जिसकी साइड होगी वो वाला छोटा होगा, और ये पैर जिस साइड होंगे वो वाला बड़ा होगा। तो देखते हैं क्या ये बात सही लिखी है। देखो 5 तिये 15, 4 तिये 12, इधर 15 इधर 12, ये बिल्कुल सही लिखा है, पहले बड़ा है फिर छोटा है। इन दोनों को देखो, 3 तिया 9, 5 दूनी 10, यहां पर 9 यहां पर 10, ये तो बात गड़बड़ होगी, पहले छोटा है फिर बड़ा है, तो ऑप्शन ए इसका जवाब नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी देखो, 3 तिया 9, 4 दूनी 8, इधर 9 इधर 8, बिल्कुल सही है। 5 दूनी 10, 3 तिया 9, इधर 10 इधर 9, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी इसका जवाब होगी। सी और डी को देख के अपना समय वेस्ट ना करें, जैसी आंसर मिलता है आप वहीं पर छोड़ दें। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, 1 किलोमीटर लंबी रेल 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रही है। रेलगाड़ी 1 किलोमीटर लंबी एक सुरंग में प्रवेश करती है। रेलगाड़ी को सुरंग को पूर्णतः बाहर आने में कितना समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। तो इसके लिए कुछ बेसिक बात बता रहा हूं, वो बेसिक बात क्या है, इस क्वेश्चन में जो फार्मूला होगा, दूरी बराबर है चाल गुना में समय। एक तो आपने ये फार्मूला याद रखना है, पहली बात। ठीक है, दूरी बराबर है क्या, चाल गुना में समय, एस्टेट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक, दूसरी बात आपने क्या याद रखनी है, दूसरी बात ये है कि अगर आपकी चाल यानी कि स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है, तो आपको उसे अगर चेंज करना हो मीटर पर सेकंड में, चाल अगर किलोमीटर प्रति घंटा में हो, मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा चाल को 5/18 से। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अगर हमारी चाल मीटर पर सेकंड में दे रखी हो, इसको बदलना हो किलोमीटर प्रति घंटा में, तो आपको डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18/5 से। इन बातों को याद रखना है आपने। ठीक है, याद कैसे रहेंगी, 5 और 18 याद रखना है। किलोमीटर बड़ा होता है, मीटर छोटा, जब भी बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो छोटा नंबर ऊपर आएगा, जब भी छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो बड़ा नंबर ऊपर आएगा। ये बात आपने याद रखनी है। इसके अलावा और क्या याद रखना आपने, और आपने याद रखना है कि अगर हमारे क्वेश्चन का आंसर, देखिए यहां पर आंसर मिनट भी हैं और घंटे भी हैं, अगर हमारा आंसर समय की बात करूं, अगर समय हमारा घंटों में पूछ रहा है, ठीक है, तो आपको चाल जो लेनी है वो किलोमीटर प्रति घंटा में लेनी है, और दूरी किस में रखनी है, किलोमीटर में रखनी है। इस बात को याद रखना जरूरी है ये पॉइंट। अगर समय घंटे में पूछा तो चाल किस में, किलोमीटर प्रति घंटा में, और दूरी किस में, किलोमीटर में। अगर समय सेकंड में पूछ रहा है तो फिर चाल किस में रखनी है, मीटर पर सेकंड में, और दूरी किस में रखनी है, आपकी मीटर में। ठीक है, ये नोटेशन आपने याद रखनी है। ठीक, अब हम क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। अब ये बात याद रखने के अलावा अब आप देखिए क्वेश्चन में, रेल किसको पार कर रही है, एक सुरंग को। देखिए इसके लिए आपको कंसेप्ट क्या समझना है कि जब भी एक रेल, ये मैंने क्या मान लिया, ये या तो स्टेशन हो सकता है, ठीक है, या ये पुल हो सकता है, या ये कोई सुरंग हो सकती है, सुरंग यानी कि टनल।
इनमें से कोई भी चीज को अगर रेल पार कर रही है तो कैसे बनाया मैंने, ये एक रेल बना ली मैंने, ठीक है, ये रेल है, ये इधर से आई और इधर ये इसको पार करके चली गई, ठीक है। तो अब मैं इसको समझा देता हूं कि इसको करना कैसे है आपने। जब भी रेल, ये ट्रेन है, रेल किसी सुरंग को पार करती है तो देखो कैसे, जैसे मान लो ये पेन है मेरा, ये पेन मेरा एक रेल का काम कर रहा है, तो ये रेल क्या है, ये इस सुरंग में जा रही है, ठीक है, ये सुरंग में चली गई। जैसे ही इसका ये पॉइंट बाहर आया तो क्या आप कह देंगे क्या ये रेल पार कर रही है, नहीं। पार करने का मतलब ये होता है जब इस रेल का लास्ट वाला पार्ट इस सुरंग में से निकल जाएगा। तो अब क्या कहेंगे हम, इसको हम और आगे चलाते हैं, ये आगे चल रहा है, अभी भी पार नहीं किया, ठीक है, अभी भी पार नहीं हुई। जैसे ये सुरंग में से पिछला हिस्सा निकलेगा, यानी कि रेल का ये वाला पार्ट निकलेगा, तो हम कहेंगे कि रेल ने इस सुरंग को पार कर लिया। तो रेल ने कुल कितनी दूरी तय की, अपने आप की लंबाई भी तय की और इस पुल की लंबाई भी तय की। तो आपने याद रखना है ऐसी सिचुएशन में जो दूरी होती है वो रेल प्लस स्टेशन, सुरंग या पुल, कुछ भी, स्टेशन है तो स्टेशन, पुल है तो पुल, सुरंग है तो सुरंग। तो दूरी कितनी लेनी है, रेल प्लस स्टेशन। जब भी रेल किसी स्टेशन को या सुरंग को पार करेगी तो कुल दूरी ये लेनी है। अब अगला पॉइंट जो याद रखना वो क्या रखना है, इसने पूछा इस क्वेश्चन में कि पार करने में कितना समय लगेगा, ये पॉइंट देखिए, उसने बोला कितना समय लगेगा। तो जो चीज पूछ रहा है उसका फार्मूला लिख लो। समय क्या होता है, दूरी बटे में चाल, ठीक है, ये समय का मैंने फार्मूला लिख लिया। अब रेल किसको पार कर रही है, जो उसने सुरंग को पार किया, और 1 किलोमीटर की लंबी रेल है, तो 1 किलोमीटर की जो दूरी है वो 1000 मीटर मैंने मान ली, ठीक है। 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर लंबी रेल, ठीक। और एक काम करते हैं, इसको 1000 मीटर नहीं, क्योंकि यहां पर ये चाल भी किलोमीटर प्रति घंटा में दे रहा है, तो क्यों ना हम इसको किलोमीटर में ही रख लेते हैं, ठीक है। तो 1 किलोमीटर लंबी रेल और रेल 1 किलोमीटर लंबी सुरंग को, तो टोटल कितना हो गया, 1+1, टोटल हो गया 2 किलोमीटर, ठीक है। और चाल किस में है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो नीचे कितना रख लेंगे, 60 रख लेंगे, ठीक। तो उसने बोला कि इसको ये कितनी देर में पार कर लेगी। तो मैंने आपको बताया था कि अगर दूरी हमारी किलोमीटर में है तो चाल किस में रखनी है, किलोमीटर प्रति घंटा में, ये बात मैंने पहले बता दी थी। तो इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर आ गया 2 किलोमीटर, नीचे आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, काटने से कितना आया 1/30। तो हमारा जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, 1/30 आर में। तो 1/30 घंटे तो कहीं लिखा नहीं हुआ, तो 1/30 घंटे के मिनट बनाने हैं तो आप इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दें और ये कटेगा 2 पे, तो आंसर बिकम्स 2 मिनट, ठीक है। तो ये नोटेशन आपने याद रखने हैं, इनको याद रखोगे तभी इस तरह का क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। मैंने 1-2 क्वेश्चन और डाला है, उसको और देख लेते हैं। तो इसका जो आंसर है 2 मिनट। इसमें देखिए, एक रेल 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 200 मीटर लंबे रेलवे पुल को 20 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेल की लंबाई कितनी होगी। तो दोस्तों मैंने आपको क्या समझाया था, सबसे पहले जो पूछा उसको लिखो, रेल की लंबाई यानी कि वो दूरी पूछना चाह रहा है, तो दूरी का फार्मूला लिखो, क्या होगा, चाल गुना में समय, ठीक है, इतना काम हो गया। अब जब रेल किसी पुल को पार कर रही है तो कुल दूरी क्या लिखनी है, रेल प्लस पुल, ठीक है, कुल दूरी क्या लिखेंगे, रेल प्लस पुल, ठीक है। तो रेल जो है 200 मीटर लंबे पुल को, तो रेल की तो लंबाई लिखी नहीं, तो ट्रेन लिख लू मैं इसको, और पुल की लंबाई कितनी है 200 मीटर, ठीक है, इक्वल टू चाल कितनी है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। अब देखो ध्यान से, यहां ये 75 किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है और आंसर वो रेल की लंबाई मीटर में पूछना चाह रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करना पड़ेगा, किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में। तो चाल को किलोमीटर से मीटर में बदलते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब कितने सेकंड में पार कर गई, 20 सेकंड में, तो मल्टीप्लाई कर दें 20 सेकंड से। तो देखिए ये चाल कन्वर्ट हो चुकी है इतनी मीटर पर सेकंड में, समय ऑलरेडी सेकंड में दे रखा है। अब इसको ऑपरेट करते हैं, तो यहां देखिए 3×6=18, 3×2=6, 3×5=15 और 2×3=6, 2×2=20, तो ये कितना आ रहा है 25×5=125, 1250/3। और इधर से ये हमारा ट्रेन प्लस 200 था, इस 200 को उधर भेजें तो माइनस का 200 बनेगा। इसको सोल्व करते हैं, एलसीएम लेंगे, तो 3×200 600, तो 1250 माइनस 600 कितना बन गया 650/3। इसको सोल्व करते हैं, 3×2=6, 3×1=3, 3×6=18, तो
216 से ही 2/3 बन रहा है, जो कि 216.67 के करीब बनेगा। तो आंसर आपने इस तरह से करना है। तो इन पॉइंट्स को याद रखना आपने जस्ट, ठीक है। चाल को कन्वर्ट करना है क्योंकि इसके हिसाब से लेनी है आपने यूनिट्स। लास्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई किसी बिजली के खंभे को 18 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? ठीक है, तो पहले देखिए क्या, अगर ये खंभा है और ये एक रेल है, ये रेल इस खंबे को पार करेगी, तो आप बताइए जब रेल ने खंबे को पार किया तो क्या पार किया? देखिए फिर से, ये खंबा है, ये रेल है, और ये रेल इसको पार कर रही है, तो क्या पार कर गई? नहीं कहेंगे। तो आप जब तक ये इसका लास्ट पार्ट रेल का क्रॉस नहीं होगा, ये वाला पार्ट, जब तक आप कहेंगे कि रेल ने क्रॉस नहीं किया। तो कुल दूरी कितनी क्रॉस की? इस खंबे को पार करने के लिए रेल ने अपने आप की लंबाई को पार किया, तो दूरी क्या होगी? रेल की लंबाई। तो दूरी बराबर क्या लिखना हमने? चाल गुना में समय। देखिए पूछ क्या रहा है वो, रेल की लंबाई बताओ, तो रेल की लंबाई यानी कि वो दूरी पूछना चाह रहा है, और दूरी क्या होगी? चाल गुना समय। तो बताया मैंने, रेल की लंबाई आ जाएगी, यहां से दूरी को फाइंड आउट करेंगे। तो चाल देखो कितनी दे रहे हैं, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर किस में है? मीटर में। तो चाल को क्या कर दूं? 5/18 से मल्टीप्लाई, ये चाल किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में कवर हो गई। यहां से 18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 18 से 18 कट जाएगा, 5×5 = 25, 5×4 और 2 22, तो 225 मीटर जो है वो इस क्वेश्चन का जवाब रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका पीआरटी लेवल 1 के जो 10 नंबर के क्वेश्चन थे वो मैंने डिस्कस कराए हैं आपको। तो आपको ये पैटर्न जो मैंने अभी बताया किस तरीके का लगा, मतलब ये ठीक है? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना, ताकि मुझे पता लगे कि नेक्स्ट वीडियो में किस तरह से आपके लिए बनाऊं। ठीक है, तो एग्जाम के लिए तैयारी कीजिएगा, इन क्वेश्चंस को देखिएगा अच्छे से। ओके, थैंक यू।